Good day, my dear students. Once again, we are here to discuss some most important questions. और अब हम टर्म 2 में प्रवेश कर चुके हैं. क्लास 11th फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट इज फॉर टर्म 2. टर्म 1 के एग्जाम्स आप दे चुके हैं, अच्छे एग्जाम्स गए. अगर कुछ मिस्टेक्स की तो उससे सीखना चाहिए. टाइम डिवोट कीजिए, एफर्ट दीजिए और ट्राई टू डू द बेस्ट फ्रॉम योर साइड. आप लाइव चैट करते रहिए और मुझसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कीजिए. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते जाएं तो आप उसको चैट को मेंशन कर दीजिएगा कमेंट पर, मैं उसके आंसर्स आपको जरूर दूंगा. बी टुगेदर, हमें आगे बढ़ना है साथ में, पीछे मत छूट जाइए. एक क्वेश्चन के चक्कर में आगे के क्वेश्चन मत मिस कीजिए. इसका रीजन है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है. चलते हैं एग्जाम्स में पूछने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. कुछ पोर्शन अभी कवर करते हैं, कुछ पोर्शन विद इन 2 days और नेक्स्ट लाइव चैट्स में कवर करेंगे. तो गेट रेडी. आर यू रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस? चलिए आपसे मैं पूछता हूं अपना पहला क्वेश्चन. व्हाट इज नोन एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग? चलिए स्टार्ट आंसर. योर आंसर्स आर स्टिल अवेटिंग. यस यस यस. कुछ स्टूडेंट्स देर कर रहे हैं, ज्वाइन करने में लेट कर रहे हैं. दिस इज द लैक ऑफ पंक्चुअलिटी. यस, गुड जॉब, नाइस. कोशिश कीजिए. एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्या आपने कभी सुना है? मेरे हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर भी होगा, लेकिन उसके बाद आप आंसर को मैच कीजिए कि हमें कितना इंप्रूव करने की जरूरत है. लेकिन आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए. कम ऑन, वेटिंग स्टिल. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग? कुछ बच्चों के एफर्ट सिर्फ. यस, मैंने नहीं कहा कि 15 सेकेंड दूंगा, 20 सेकेंड दूंगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है इस तरह के क्वेश्चंस को फटाफट आंसर करने की, क्योंकि इन क्वेश्चंस में टाइम बचाएंगे. दीज आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस. हमें यहाँ पर बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है. तो हम यहाँ पर टाइम बचाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हमारे काम आएगा. चलिए, स्टिल वेटिंग. यस, गुड जॉब. फ्यू मोर. चलते हैं इसके आंसर की तरफ. प्लीज मैच द फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which we prepare at the end of accounting year is called the end product. and इसके अंदर अगर कोई बच्चा आंसर करता है सर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो मैं उसे भी बिल्कुल सही मानूंगा, क्योंकि यस, फाइनल अकाउंट्स में आप यही तो प्रिपेयर करते हैं. तो एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको यही आंसर देना है. यस, यू आर राइट. चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. गेट रेडी, पुल अप योर सॉक्स, कम ऑन. व्हाट इज meant by the term income statement and why it is prepared? Question: इनकम स्टेटमेंट किसे कहते हैं और इसे क्यों बनाया जाता है? व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों? मुझे इसका आंसर चाहिए. चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेटिंग वेटिंग, शाबाश. 2 क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, आप पहले व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इनकम स्टेटमेंट का आंसर लिखिए और उसके बाद व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड का आंसर लिखिए. जल्दबाजी नहीं, लेकिन लिखिए. गुड. यह आपकी टाइपिंग स्पीड का भी इम्तिहान है. नाइस.
स्टूडेंट्स आर थिंकिंग, जो मन में आता है शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप, बट लिखिए, क्योंकि आपकी लिखी हुई बातों से मुझे अंदाजा लग रहा है, आई कैन सी योर पार्टिसिपेशन स्पिरिट. गुड. Few students again. Now you need to write why it is prepared to. Why is it prepared? क्यों बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट? Be very very specific. मुझे पता लग रहा है, डोंट वरी, चलते जाइए आप. अगर कोई बच्चा डिफरेंट नेम से लॉगिन है तो वो अपने नाम को क्लियर जरूर कर दीजिएगा मुझे पर्सनल चैट पे प्लीज. यस यस यस, गुड जॉब. सभी बच्चों की पार्टिसिपेशन दिखे तो मजा आ जाएगा. चलिए, मैं भी आपके साथ कोशिश करता हूं कि इसका आंसर डिस्कशन कर लेते हैं. इनकम स्टेटमेंट क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है? इनकम स्टेटमेंट क्या है, इसका जवाब सबसे पहले आपके लिए जरूरी है, और वो है इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड to compute profit or loss of business. Then it is prepared to ascertain the result of business operation. अब इस इनकम स्टेटमेंट में दो बातें आती हैं बच्चों, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट करता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी इंडिकेट करता है. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट करता है बच्चों नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को, एंड वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो मेंशन करता है, मिसलेनियस इनकम को भी इंडिकेट करता है. यस, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स अच्छे लेवल पे आ रहे हैं. मैं जब बोलना शुरू कर रहा हूं तब भी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं. गुड. लेकिन लिखें, लिखने से प्रैक्टिस नजर आती है. आपकी टाइपिंग स्पीड मुझसे भी अच्छी है, आई नो, बट डू दी एफर्ट्स. जब तक आप अपने एफर्ट्स शो नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा. और इट इज अ बूस्ट ऑफ माई मोरल टू. आप जितना अच्छे से एफर्ट शो करेंगे मुझे भी क्वेश्चन पूछने में मजा आएगा. थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा. चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. What is meant by the term position statement? Why it is prepared? पहले था इनकम स्टेटमेंट, अब नाम है पोजीशन स्टेटमेंट. कई बच्चों को इस नाम से क्लियर नहीं हुआ होगा. यस, कुछ बच्चे समझ गए हैं. गुड. Why it is prepared? क्यों बनाया जाता है? टाइम टू आंसर. I am waiting. Waiting for your answers yet. Yes, you are right. 2 questions are there again. I'll tell you. One, what is position statement? And the another one is why this position statement is prepared. मैंने आंसर की झलक दी आपको बताने के लिए कि पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट को कहते हैं. कई बच्चों के आंसर्स निकल कर आ रहे हैं, बट वो कागज पर और स्क्रीन पर नजर आना चाहिए. पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट किसे कहते हैं और इसे क्यों बनाया जाता है? Why it is prepared? Still waiting for more answers. Yes, इस टाइम आप चार्ज हो जाते हैं, मुझे मालूम है.
चलिए चलिए चलिए, शाबाश। वेटिंग मोर। ये मत सोचिए कि किसी ने लिख दिया है सेम, नो, यू शुड राइट, यू शुड राइट टू अंडरस्टैंड कि यस, मेरे को भी इसका आंसर मालूम है, एंड आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। योर पार्टिसिपेशन इज रजिस्टर्ड हियर, गुड गोइंग। लेकिन देखिए, क्या हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे? यू कैन चेंज योर आंसर्स, नो प्रॉब्लम। When I am asking what is meant by the term position statement, what you should write? Yes, 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 good. कोशिश आपकी अभी भी बरकरार रहेगी। मैं आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू एट द टाइम ऑफ डिस्कशन। Yes, position statement is known as balance sheet, and rightly it depicts the true picture of financial position of the business. It is prepared to judge the financial position of the business. आपकी बैलेंस शीट राइट साइड में सारे असेट्स को और लेफ्ट साइड में कैपिटल और ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को इंडिकेट करती है, विच शुड टैली, विच इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट इट इज अरिथमेटिकली करेक्ट। हम बैलेंस शीट को एक स्पेसिफाइड डेट पर बनाते हैं, एज एट 31 मार्च 2000। अगर वो 21 है तो 21, 22 है तो 22, विच एवर इज द ईयर, we prepare at a specific date, as at, not as on. ये हमें ध्यान रखना है। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट इसीलिए कहते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बैलेंस शीट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट ऑल्सो, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड एट अ स्पेसिफिक डेट, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठी होंगी ना, यस, ग्रेड 11 ही नहीं, ग्रेड 12 भी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। आपकी ग्रेजुएशन के लिए भी ये आपके काम आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी मच देयर इन योर बीकॉम, सीपीटी, सीएस, सीडब्ल्यूए, एंड व्हेन यू आर डूइंग एमबीए, दैट टाइम आल्सो यू नीड द प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक। सो इस चैप्टर से आपको सीखने को मिलेगा, एंड जो आज सीख लिया वो जिंदगी भर के लिए सीखे। अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर्स दे रहे हैं, गुड। Those who are answering, that is really good. चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ लोग नहीं, मैं चाहता हूं सब लोग पार्टिसिपेट करें। आई वॉन्ट द पार्टिसिपेशन फ्रॉम each one of you, and please call all your friends. Yes, चलते हैं बच्चों आगे। एक बार इसे दोबारा भी देख लीजिएगा, आपके आंसर्स भी सामने हैं, क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेम फ्यू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें नाम चाहिए और उनके बारे में भी पता होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन मुझे तो आप नाम बता दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड गोइंग। 1, 2, 3, 4 नाम जितने आपके दिमाग में आते हैं लिखते जाइए, शाबाश। यस, जो आपने अकाउंटिंग के लिए यूजर्स पढ़े थे, वेरियस यूजर्स फॉर अकाउंटिंग,
वही यहां पर भी यूजर्स होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और हम ये यूजर्स जो होते हैं वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वेट करते हैं बेटा। गुड, जो मन में नाम आए वो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। शाबाश, यस, गो अहेड। मैं कुछ नाम शेयर करता हूं, कुछ नाम स्टूडेंट्स ने इसके अलावा भी लिख रहे हैं। गुड, बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट। मैं भी कुछ नाम आपके सामने शेयर कर देता हूं कि आप लोगों ने जो लिखे उन नामों के साथ क्या मेरे नाम मैच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। वेरियस यूजर्स आर मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, एम्प्लॉइज, रिसर्चर्स, कस्टमर्स, एंड जो आपके मन में आए, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आप लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी मालूम होनी चाहिए कि व्हाई दे आर इंटरेस्टेड, लेकिन द क्वेश्चन वाज नेम। आप इन सब के बारे में डिटेल में चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेकर बताता हूं। सपोज कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज सर आपने दोनों लिख दिए हैं। गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज तो सेम होती हैं, टैक्स अथॉरिटीज भी पार्ट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का एक हिस्सा है जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट के बहुत से काम है, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग करना, जीडीपी जज करना, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखना। तो जब आप गवर्नमेंट की तरह सोचते हैं तो आपकी विचारधारा बहुत बड़ी है, और गवर्नमेंट को पूरे देश का ख्याल रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो इसके लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग करती है, और दे आर इंटरेस्टेड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी इनकम कमा रही है, और नेशनल इनकम में उसका क्या रोल है। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज का काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना, आपसे टैक्स कलेक्ट करना और उसे देश के हित में लगाना। तो टैक्स अथॉरिटीज आज की डेट में जीएसटी है ना, कस्टम, ये सारी टैक्स अथॉरिटीज का काम है टैक्स कलेक्ट करना और उसे देश के हित में लगाना। तो टैक्स अथॉरिटीज आप एक पार्ट कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और भी ज्यादा विस्तृत है, इट्स इन डेप्थ। आपको थोड़ा सा इसके बारे में इसलिए मैंने क्लियर किया। आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ें, मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आई विल रिप्लाई टू यू। एंड अभी हम आगे चलते हैं बिकॉज वरना डिले होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आई रिपीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? स्टार्ट राइटिंग, शाबाश, वेटिंग, पहले 2 मिनट्स टू यू। Everyone go ahead, shabash. Your efforts are always appreciated. We admire your efforts. Shabash, shabash, shabash. Go ahead. Write the points. एक एक करके पॉइंट्स लिखिए, नो प्रॉब्लम। सारे 10 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स सोचकर लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर वन रूफ एक एक पॉइंट लिखते जाइए, पता लगता जाएगा मुझे कि हाउ मच नॉलेज यू हैव, बट शो इट क्विकली।
Waiting, still waiting. Many of you are not writing even. It means your participation is not there. Shabash, go ahead. Write. Good, good, good. Nice. ये पॉइंट्स चाहिए. यस, आप डिफरेंस की तरह पॉइंट्स लिखिए. लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर डैश वेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डैश. आप इस तरह से शॉर्टकट में बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल्स लिखिए. गुड. Some students are very quick. Good, good, good. Still waiting. One more minute. अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास. शाबाश. एग्जाम्पल्स भी लिखें. शाबाश. थर्टी सेकेंड्स के बाद विल स्टार्ट डिस्कशन. Good job. I need the participation from all. Shabash. Good. मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, आप मुझे सुने, लेकिन उसके अलावा भी जो आपके दिमाग में आता है बताएं. यस, मेरा आंसर आप लोगों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने डिफरेंशिएट करके आपके सामने मेंशन किया है. जब मनी स्पेंड किया जाता है टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन दूसरी तरफ क्या लिखा है बच्चों? मनी स्पेंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा. जब आप कार खरीदते हैं तो वो आपकी असेट है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. लेकिन उस कार की जब आप सर्विसिंग करा रहे हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो या उसमें फ्यूल डलवाते हैं फॉर रनिंग दैट कार, उसको सर्विस करवाते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. दूसरी बात, बेनिफिट, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के है ना, दैट इज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर. आपके बुक्स में वो 1 साल से ज्यादा नजर आता है, लेकिन बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर फॉर 1 करंट ईयर ओनली. 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के लिए, करंट ईयर के लिए. आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेटा, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, कुछ भी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप एक्सपेंसेस लिखते हो, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही हैं. तीसरी चीज मैंने इसी पॉइंट में क्लियर किया, जो P&L अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में आप मेंशन कर रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो जो बैलेंस शीट में आप मेंशन कर रहे हैं असेट साइड में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है.
जो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इंक्रीजेस योर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू जनरेट द रेवेन्यू। वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को तो बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही सेकेंडरी थिंग है, लेकिन वो आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प जरूर कर रही है। आप किसी को सैलरी दे रहे हैं ना, तो आज आप उसको 1 लाख रुपए सैलरी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपको 1 करोड़ रुपए का काम करके दे रहा है। किसी से अगर 25 लाख का फायदा है और उसको 1 लाख रुपए दे दिया जाए तो बुरा नहीं है बिजनेस के लिए, इसलिए बिजनेस भी सैलरी देता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज असेट, एंड दैट्स व्हाई अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचें तो इट इज रियल अकाउंट, और मॉडर्न अप्रोच से सोचें असेट है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचें तो नॉमिनल अकाउंट है, और मॉडर्न अप्रोच से सोचें एक्सपेंसेस हैं। एग्जांपल्स हम पहले भी ले चुके हैं और भी आप जितने मर्जी ले लीजिए। मैंने जो मेंशन किया है, फर्नीचर परचेज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड, ये सब जितनी असेट्स है, मोटर व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। और जो आप डेप्रिसिएशन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर चार्ज करते हो सिर्फ, इट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप मशीन खरीद रहे हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्डिंग खरीद रहे हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, वो तो खुद ही एक्सपेंस है, इसलिए उसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन नहीं निकलता। तो ये कंसेप्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। देखिए कुछ पॉइंट्स आपने मिस किए हुए हैं अपने आंसर्स में, जो मुझे एक्सपेक्टेड है। कितनी इजीली आप सिंपल लिख सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट बाय नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस बाय नेचर, हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन इन बैलेंस शीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन इन इनकम स्टेटमेंट, यस हो गया। इस तरह से फास्ट ट्रैक पे आपको लिखना आना चाहिए। मेरे को अच्छा ये लगता है जब आप लोग लिख रहे हैं तो कुछ चीजें इसके बियॉन्ड भी है, ठीक है। मैं कहता हूं एक लेवल है स्टैंडर्ड, उस तक तो हमें पहुंचने की कोशिश करनी ही है। जो बच्चा सीखने वाला है ना, वो इससे बहुत अच्छे से सीख रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं करते। आपको अगर 1% भी मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं स्टिल वेट कर रहा हूं, विल यू बी एबल टू लाइक? थैंक्स, थैंक्स टू दोज हु एक्चुअली लाइक्ड। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं बट लाइक फिर भी कम है। रीजन, कुछ लोग कहते हैं सर समझ तो आ गया, जरूरी थोड़ी ना लाइक करना है। जिस दिन आप एफर्ट्स करोगे और आपको उस एफर्ट्स का रिजल्ट ना मिले, उस दिन आपको दुख होगा। ऐसे ही मुझे दुख होता है, और जब मैं एफर्ट करता हूं और मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आप ये कह दो सर यस आई गॉट इट, सर समझ में आया, और जब आप ऐसा कर देते हो तो मुझे समझ लीजिए सब कुछ वसूल हो गया। मैंने जो टाइम लगाया, मैंने जो एफर्ट्स लगाए, एवरीथिंग इज रिकवर्ड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिक्स्थ, एक्सप्लेन द टर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपको जो मन में आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में वो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I'll mention your name, whoever is writing at the earliest. Go ahead, shabash. Shabash.
गुड। सभी बच्चे एफर्ट्स जरूर करें। योर एफर्ट्स विल क्रिएट द रिजल्ट फॉर श्योर। एक बार लिखने से ही आपका वो दिमाग में बैठ जाएगा पक्का। और यहां तो आपकी फेवरेट चीज चल रही है टाइपिंग, वो भी मोबाइल पे। चलिए गो अहेड। पिछली बार से एग्जाम का पैटर्न चेंज है। पहले एमसीक्यू ए बी सी डी, आप नहीं भी आता था तो कुछ भी लगा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चल पाएगा ना बेटा। इस बार यू हैव टू आंसर, और ऐसा तभी होगा व्हेन यू हैव नॉलेज, व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। Examples may be asked. You can write here also. Lots of examples are there. What kind of example you can give? Shabash. Good going. चलिए 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 गो अहेड। मैं शेयर कर रहा हूं आपको अपना आंसर। शायद यू आर वेटिंग फॉर दिस। Deferred revenue expenditures are those expenditures which are incurred in current year, but the benefit will be enjoyed in future also, like huge advertisement expenditure. The business will get its benefit for several years. आपने पढ़ा, ध्यान से देखिए and type your answer. Still I am waiting. क्या कुछ डिफरेंट और लिख सकते हैं? ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका एक पार्ट P&L अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया जाता है, और रिमेनिंग जो अनरिटन ऑफ पार्ट रह जाता है, विच इज नॉट रिटन ऑफ येट, उसे बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के दूसरे और एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि मैंने सामने मेंशन किए हैं, जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। मैं आपको बता दूं, अगर एक बिल्डिंग ढह गई है किसी, जैसे वर्ल्ड ट्रेड टावर गिर गया था, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, दैट वाज इंडिकेटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर वो एक बार में दिखा देते हैं कि इतने 1000 करोड़ का लॉस है या इतने 100 करोड़ का लॉस है, तो इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या असर आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, सपोज 100 करोड़ का लॉस था तो 20 करोड़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस की तरह दिखा दिया, 80 करोड़ को बैलेंस शीट में असेट की तरह दिखाया, विच इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगले साल फिर 20 करोड़ P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, 60 करोड़ को फिर असेट साइड में दिखा के रखा, और अगले साल फिर 20 करोड़ ट्रांसफर किए, 40 करोड़ बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, फिर 20 करोड़ ट्रांसफर किए P&L अकाउंट में, 20 करोड़ नजर आ रहा है, और आखिरी में 5वें साल में फिर 20 करोड़ ट्रांसफर कर दिए और खत्म हो गया बैलेंस शीट में। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी रियल एसेट नहीं है, इट इज फिक्टिशियस। बहुत बुरा है बैलेंस शीट में दिखाना, लेकिन मजबूरी है। अगर आज एक बार में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते, तो सपोज एक कंपनी 40 करोड़ का फायदा भी कमा रही होती, 100 करोड़ का लॉस दिखते ही वो 60 करोड़ के लॉस में आ जाएगी बेटा, और 60 करोड़ का लॉस दिखते ही इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, सबके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा आप सोच के देखिए। सभी यूजर्स जो आपने पढ़े उन सबके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इसलिए ये चीज की जाती है। इट्स नॉट कि हम जो है जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन लाइक दिस। द पार्ट ऑफ अ मेजर पार्ट इज इंडिकेटेड इन बैलेंस शीट एंड स्लोली एंड स्टेडी उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाकर धीरे धीरे राइट ऑफ कर दिया जाता है। होप द कंसेप्ट इज अंडरस्टूड।
एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रीड करने के बाद, वीडियो को दोबारा देखने के बाद मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। What is meant by the term trading account? What are its main items? What is depicted by preparing trading account? एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, 3 क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसके मेन आइटम्स क्या है और क्या इंडिकेट करता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपके 3 क्वेश्चंस है। जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू कीजिए, पहले एक एक पोर्शन करके देना शुरू करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखकर लिखते जाइए, कोई बात नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्विक आंसर्स। यस, गुड जॉब, गुड। कुछ बच्चे तो अल्टीमेट हैं टाइपिंग में। नाइस, वेट कर रहा हूं 1 मिनट 1.5 मिनट, लेकिन यू डू योर एफर्ट्स, द बेस्ट फ्रॉम योर साइड। गो अहेड, शाबाश। और सभी बच्चे आंसर दें बेटा। पार्टिसिपेशन इज मस्ट, शाबाश, गो अहेड। गुड गोइंग, तीनों के आंसर चाहिए बेटा। मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मेन आइटम्स और व्हाट इज डिपिक्टेड बाय ट्रेडिंग अकाउंट। जब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज डिपिक्टेड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, इट डजंट मीन कि आप सिर्फ उसकी रिजल्टिंग फिगर की बात करें, आपकी क्रिएटिविटी में देखना चाहता हूं। शाबाश, ज्यादातर बच्चे डिपिक्टेड में वही आंसर लिख रहे हैं। आई विश टू सी द क्रिएटिविटी, शाबाश। यस, आई थिंक आई शुड स्टार्ट डिस्कशन, और तब तक आप टाइप कीजिए, नो प्रॉब्लम, आई एम वेटिंग। मुझे आंसर्स कितने बच्चों से मिल रहा है मुझे पता लग रहा है, डोंट वरी, गो अहेड। द आंसर इज it is prepared to find gross profit or gross loss of the firm। लेकिन मैंने आपसे पहले क्या पूछा है, ट्रेडिंग अकाउंट है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट is the account which is prepared to find out the gross profit or gross loss of the firm। ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, आपको पता है। देन द मेन आइटम्स आर, आप जो ऊपर से नीचे तक आइटम्स लिखते हैं उसके बारे में लिख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस which includes purchase minus purchase return, sales minus sales return that is net sales, direct expenses and closing stock। then आप बता दीजिए ना कि ये इंडिकेट क्या करता है, डिपिक्ट क्या करता है। मैंने कहा था ना क्रिएटिविटी, यहां पर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने पीछे डिस्कशन भी किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिपिक्ट करता है ये, और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को भी डिपिक्ट करता है। आप चाहे तो कह सकते हैं सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिपिक्ट करता है, मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा आपकी। आप कह सकते हैं नेट परचेज को डिपिक्ट करता है, नेट सेल्स को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स ऑल दिस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एवरीथिंग। देन फर्दर कम्स ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। यस, ये सारी चीजें
इंडिकेट करता है। और हो सकता है कि आप लोग इससे भी बेटर आंसर बता पाए, और डेफिनेटली बताएंगे, नो डाउट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप ट्राई कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी की तरीके का है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 बार लिख दिया है मैंने, आई एग्री। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक 36,000, नेट परचेजेस 45,000, सैलरीज एंड वेजेस 7,000, सेल्स 60,000, ग्रॉस लॉस 4,000, फ्राइट इनवर्ट्स 6,000। क्या कहते हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए और फटाफट मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना निकलेगा। जल्दी से, वेटिंग फॉर यू ऑल। क्विकेस्ट आंसर्स will be appreciated. Go ahead, शाबाश। फॉर्मेट बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का, पुट द आइटम्स अकॉर्डिंगली। बहुत बढ़िया, नाइस। गुड जॉब। शुड आई शो द आंसर? Yes, few of you are absolutely correct. There are many who are not answering yet because they are afraid of answering. Please remove this terror कि आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं, गलत ही तो होगा, करिए आंसर। आपके पार्टिसिपेशन को काउंट जरूर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 36,000 है, डेबिट साइड में आएगा। नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके दे रखा है बेटा, 45,000 डेबिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। सैलरी एंड वेजेस कहीं नहीं आएगा, कई बच्चों ने ये डाल दिया, इसकी वजह से आंसर गलत हो गए। सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। ग्रॉस लॉस आप बताइए किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होता तो डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आता, क्योंकि फायदे की साइड है, सेल्स जहां पर बड़ी होती है वहां फायदा देगा। लेकिन आपकी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टॉक ओपनिंग, परचेसेस बड़ा है तो नुकसान करेगा, इसलिए ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड में लिखेंगे 4,000। फ्राइट इनवर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000 रुपए। सबको अपनी अपनी जगह पे लिख लीजिए और तब देखिए आपका रिजल्ट अपने आप नजर आ जाएगा कि यस द आंसर इज ₹23,000 करके। तब उसके बाद फिर से डिस्कशन कर लीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगेन ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको। मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरे क्वेश्चंस डिफरेंट स्टाइल के, वो मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी आप मुझसे ये छोटी छोटी चीजें क्लियर कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक 36,000, परचेजेस 4,50,000, रिटर्न आउटवर्ड्स जिसका नाम है परचेजेस रिटर्न 30,000, वेजेस 60,000, सेल्स 9 लाख, फ्राइट इनवर्ड्स 2,000, कार्टेज 20,000, रिटर्न इनवर्ड्स जिसका मतलब है सेल्स रिटर्न 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Shabash, go ahead. Many answers I'm expecting. But the correct answer should be one only. Yes. Good going. मैं अभी राइट रॉन्ग नहीं बताऊंगा क्योंकि अदरवाइज स्टूडेंट्स विल स्टार्ट राइटिंग द करेक्ट आंसर्स. गो अहेड. एग्जाम्स में किए हुए क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं बेटा, ये याद रखिएगा. सिर्फ अगर कुछ बदल भी जाए तो क्या बदल जाएगा? अमाउंट. एक्सपेंसेस के नाम भी ऐसे ही रहते हैं, सब कुछ यही रहता है, कुछ नहीं बदले. अमाउंट बदल जाएंगे. फ्राइट इनवर्ट 2000 की जगह 12000 लिख दिया जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यू विल राइट इन अप्रोप्रिएट प्लेस और आप सही करेंगे आंसर को. गो अहेड. स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर. काफी कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में डालना है, परचेजेस को डेबिट साइड में डालना है, रिटर्न आउटवर्ड्स को माइनस करना है. परचेज रिटर्न है क्योंकि वो वेजेस, ऑब्वियसली परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करना है. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस है. सेल्स क्रेडिट साइड में क्योंकि रेवेन्यू जनरेट कर रहा है. फ्राइट इनवर्ट्स डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा. आउटवर्ड्स होता तो नहीं आता, इनवर्ट्स है तो आएगा. कार्टेज कुछ नहीं लिखा इसके आगे तो इनवर्ट्स ही मानना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा बेटा. ₹20,000 डायरेक्ट एक्सपेंस है. रिटर्न इनवर्ट्स दे रखा है 20,000, सेल्स ऊपर दे रखा था 9 लाख, उसमें से माइनस कर दीजिए सेल्स रिटर्न को. रिटर्न इनवर्ट्स मींस सेल्स रिटर्न. 9 लाख माइनस 20,000, 8,80,000 चला जाएगा. और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 3 लाख. चलिए आंसर बताइए. बहुत सारे बच्चों ने किया. कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से कुछ बच्चों के आंसर्स गलत हो जाते हैं. टेक केयर. कंप्यूटेशन बहुत स्ट्रांगली करना आना चाहिए, अच्छे से. टेक केयर. मैं आपको आंसर मैच करवा के दिखा रहा हूं. कितने लोगों ने सही कर दिया है, अप्रिशिएट कर लीजिए अपने आप को. ग्रॉस प्रॉफिट ₹6,42,000. क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से. सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर टोटल करके देख रहे हैं तो ज्यादा आ रही है डेबिट साइड से. आंसर 2 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा एंड इट्स राइट. मेनी ऑफ यू हैव डन इट करेक्ट. गुड. चलते हैं बेटा आगे. क्वेश्चन 10. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? व्हाट आर इट्स मेन आइटम्स? व्हाट इज डिपिक्टेड बाय प्रिपेयरिंग पी एंड एल अकाउंट? क्या कहते हो? 3 क्वेश्चन है आगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसके मेन आइटम्स बताइए, और डिपिक्ट क्या करता है पी एंड एल अकाउंट. पीछे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूछा था, अब पी एंड एल अकाउंट के बारे में. चलिए गो अहेड. टाइम स्टार्ट्स नाउ. शाबाश. अलग अलग आंसर लिखना शुरू करिए. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पी एंड एल अकाउंट. दूसरा, व्हाट आर इट्स मेन आइटम्स. तीसरा, व्हाट इज डिपिक्टेड बाय पी एंड एल अकाउंट. शाबाश.
चलिए गो अहेड फास्ट, हर बच्चे का रिजल्ट देखना चाहता हूं, योर एफर्ट्स आई विश टू सी। शाबाश, वेल डन। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, करूं, शुड आई? चलिए देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट करता है लॉसेस, एक्सपेंसेस और गेन को अंडर वन रूफ। इसकी डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट साइड ऑल गेन्स एंड इनकम्स को इंडिकेट करती है। मेन आइटम्स ऑफ आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस इनकम्स। वैसे आपको बता दो, ट्रेडिंग अकाउंट की ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में और ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको एक एक चीज वहां पर मिलेगी, किस तरह से आंसर देना है वो आपको सीख लेना है। आपको ये समझ में आया होगा, है ना? ये तरीका मैंने आपको बता दिया। पेपर इस तरीके से पूछा जाएगा और आपको आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकते हैं, लेकिन वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं होंगे एमसीक्यू, राइट? आपके स्कूल के एग्जाम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टीचर वांट्स टू जज कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता। लेकिन आपको क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाने चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, स्टूडेंट क्या लिखता है, दैट मैटर्स। तो आप अपने एफर्ट्स कीजिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। टर्म 2 आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मेहनत कीजिए, आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग यहां पर बखूबी जज की जाएगी। सो प्लीज टेक केयर। हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ वीडियो पे मिलते हैं। टर्म 2 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट 2 मैं निकाल के लेके आता हूं, और आपके पास वो क्वेश्चंस जहां पर मैं आपको ट्रीटमेंट की बात करूंगा, आपको डेप्रिसिएशन की, क्लोजिंग स्टॉक की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इनके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। और उसके ऊपर अलावा कुछ ऐसे टर्म्स की डिस्कशन कर लेंगे जो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल।